हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीडीपी की प्रैक्टिस सेट में हमने 12 क्लास देख लिया था। आज का जो क्लास है ये 13वां क्लास है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर आप सभी जानते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, और इसके पहले अगर मैं बताऊँ तो प्लेलिस्ट में आपका मैंने सब ऐड किया हुआ है। आप इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर सारा देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। तो बालक का जो विकास होता है वो आपका किन क्षेत्रों में बटा है। गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, या फिर आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, संवेदन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका ये हो जाएगा शारीरिक हो जाएगा, संज्ञानात्मक हो जाएगा, गामक और सामाजिक। इसमें आपका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। जो बालक का विकास है इन क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है। आध्यात्मिक इसमें कोई रोल नहीं है, मनोवैज्ञानिक का कोई रोल नहीं है इसमें। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो संवेदना, अच्छा, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैरों की ओर होता है। तो सिर से पैरों की ओर विकास होता है, तो ये शीर्षगामी सिद्धांत से जो शीर्षगामी सिद्धांत है ये दर्शाता है कि विकास जो है वो सिर से पैरों की ओर होता है। यानी पहले बच्चे का सर, फिर धड़, मतलब ये होता है, उसके बाद ही पैरों का विकास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राघव जब शिशु था यानी बच्चा था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, या फिर आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा। तो ये आपका हो जाएगा जो अर्ली लेटर एक्सपीरियंस इशू है, ये इसका राघव पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है। तो वह खेल आपका क्या कहलाता है, कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है। ठीक है ना, कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। तो ये अच्छा लड़की में नहीं है, बल्कि दंड, आज्ञा पालन ये भी नहीं होगा, यांत्रिक प्रयोजन, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिव्यक्ति। ठीक है ना। तो ये जो 4th स्टेज है इसमें बच्चा क्या करता है आपका, यानी जो ऑप्शन डी है इसमें बच्चा ये चीज़ें सीखता है। ठीक है ना, या सोचता है, जो भी है। अगला प्रश्न है, अपने लंबे मगर चौड़े ग्लास अपने लंबे मगर कम चौड़े ग्लास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है और उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानते हैं कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है। तो सारा क्या है, वो जो है आपका केंद्रीकरण है। ठीक है ना, सारा क्या है, केंद्रीकरण है, उसे उसका फ़र्क नहीं पता है। ठीक है ना, बल्कि लंबे और चौड़े गिलास में जब मात्रा वही होती है किसी भी पदार्थ का, तो वो चाहे लंबे में डालें, अगर किसी लंबे गिलास में पतले गिलास में डालते हैं तो ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगते हैं। तो इसमें तार्किक मानसिक समझ उभरने लगते हैं, ये पूर्व संक्रियात्मक काल में होने लगता है बच्चे का। ठीक है ना, ये उभरने लगते हैं, सोचता है ऐसा नहीं बोला, बल्कि उभरने लगते हैं, यानी स्टार्टिंग हो जाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको आंसर भी देखने को मिल रहा होगा, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, आंसर से मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझना है, उसके बाद ही
आंसर पे जाना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को पूरा दिखाने के चक्कर में, ऑप्शन को पूरा दिखाने के चक्कर में ये ऑप्शन आपको आंसर आपको दिखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों कर रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने की सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रतिक्रिया क्या होगी। तो देखिए मैंने बताया था इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग कोई भी दे सकता है, सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि माता पिता, दोस्त, आस पड़ोस, जो भी उसके साथ बच्चे के साथ जो है कांटेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे माँ क्या कर रही है, बच्चे को इसके फोल्डिंग यानी सहायता कर रही है, सिर्फ संकेत दे रही है ना, बच्चा बाकी अब खुद कर रहा है, तो ये इसके फोल्डिंग है। लेव वाइगोस्की के अनुसार ये इसके फोल्डिंग होता है, अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही थ्योरी रहेगा, बस आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप क्वेश्चन समझ रहे हैं उसे बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ताकि उसी के आधार पे आपके पास कोई नया क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सकें, ठीक है ना। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक जो खोज है वो किस में है, तो ये आपका संज्ञानात्मक द्वंद्व या फिर सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया, सहचर या पुनर्बलन। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सहपाठी सहयोग में, ठीक है ना। सहायक जो खोज होती है सहपाठी सहयोग में होती है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। तो ये किया गया है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो शारीरिक गतिबोध बुद्धि या फिर स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय या फिर अंतः व्यक्ति। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे स्थानिक बुद्धि हो जाएगा, ठीक है ना, स्थानिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, हेतल घर में गुजराती बोलती है, ठीक है ना, गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती, यानी हिंदी उसे नहीं पता, लेकिन उसे गुजराती पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। तो विद्यालय को उसके जो है हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना ऐसा नहीं है, और बहुभाषा की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, या फिर अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने कुछ भी घर में नहीं सीखा, हमें निगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है, या हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी। तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन जो बी है ये आपका बेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जेंडर। जेंडर क्या है, जन्म के समय निर्धारित होता है, नहीं, ये क्या होता है, समाज के प्रति निर्धारित होता है, समाज के द्वारा। तो जेंडर आपका सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दावा और तर्क है। अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये बात तो सही है, क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। तो पृथक करना नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन जो आर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ए सही हो जाएगा और आर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। तो नहीं है पूछा तो हमें नहीं पे जाना है। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता होनी चाहिए, लचीला समूह गठन ये भी होना चाहिए, गतिशील अध्यापक होने चाहिए, लेकिन दंड और पुरस्कार की बात नहीं। पुरस्कार जहाँ तक थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन दंड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम है। तो शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या है, ये उपागम है बाल केंद्रित, ठीक है ना, ये क्या है, बाल केंद्रित, बच्चों के हिसाब से करना बाल केंद्रित होता है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम को क्या कहते हैं। तो अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना।
क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सक्रियता रूप से प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग को से आने वाले बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। जो बच्चे सुविधा से वंचित होते हैं, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरा है आपका, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग नहीं, योग्यता आधारित समूह नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समूह सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका पॉजिटिव है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसे ADHD, ठीक है, ADHD यानी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उसे समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगी। तो उसको समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगी, उच्च संरचना का कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है, या फिर कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हों। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जब विद्यार्थी के बारे में पॉजिटिव बोला जाए तो वो ऑप्शन आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी की बात कर रहा, अधिक चिंतन यानी अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है, तो ये सृजनात्मकता होता है। अभी यहाँ पे अभिसारी होता तो सृजनात्मक नहीं होता, बल्कि आपका क्या होता, एक सीमित हो जाता। ठीक है ना, क्रिएटिविटी नहीं होती बिल्कुल। तो अपसारी जो है ये आपका सृजनात्मक बुद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छात्र जिसे पठन वैकल्य है यानी पढ़ने में दिक्कत होती है, उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है, तो उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है। मैंने ये हर क्लास में बताया है आपको। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन पूछा है तो सही पे जाना है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। और यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन और भी दिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है तो हम इसे और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे बनने के लिए पैदा होते हैं वैज्ञानिक शोधकर्ता, ये होल्ड रखते हैं तब तक। फिलहाल बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ऑप्शन ये सही है। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनसे कम। ठीक है ना, वयस्कों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनसे कम, इसे हम होल्ड रखेंगे। बच्चे सामाजिक अंतर्क्रिया द्वारा अपने परिवेश के अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं, तो ये भी सही है। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो ऑप्शन ए, बी और सी, ठीक है ना, ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, लेकिन तीसरा जो है ना ये कम वाला ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह में पृथक्कीकरण करना, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। ठीक है, विद्यार्थी को फटकारना ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तुलना भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोच चिंतन को समझना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो अधिगम जो है मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से और अध्यापक से संबंधित कारकों से, इन सभी से जो अधिगम होता है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों का साझा करने के लिए अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। तो ये व्यवहारवाद का है या सामाजिक संरचनावाद का है, आप बताएं जरा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचनावाद का हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को तथ्य और ज्ञान के कंठस्थीकरण नहीं, प्रत्येक 3 माह के बाद नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उससे क्या करेंगे, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित करेंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। तो जो स्मृति को करती है वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। ठीक है ना, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अनुज कक्षा 3 पर्यावरण अनुज कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पढ़ता अनुज कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समन्वित करती है? रटकर सीखना नहीं, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन और खोजबीन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सभी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से है। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ये बात सत्य है, ठीक है। क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस करें। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और बी सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? तो परीक्षा में असफल होने के लिए वह जो है उसकी योग्यता की कमी, ठीक है ना। नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो अपनी कमी को दर्शाएगी, ठीक है ना, अपनी कमी को देगी कि उसकी योग्यता में कमी है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें। उसे क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए? नहीं। बच्चों में डर चिंता नहीं। भौतिक पुरस्कार देने चाहिए? ये भी नहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। और इसके अलावा मैं बता दूं, टेलीग्राम पे आप जाएंगे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जाकर आप फॉलो कर लेंगे। टीचिंग संस्था सेम लोगो मिलेगा और फिर वहाँ पे आप सारे के सारे PDF वहाँ से ले सकते हैं, अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास को जितना आप फैला सकते हैं, जितना आप शेयर कर सकते हैं, इसे शेयर कर दीजिएगा जहाँ पर भी आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।